हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 7th की ज्योग्राफी कर रहे थे एनसीईआरटी। अभी तक हमने 4 चैप्टर कर लिए। आज हम 5th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वाटर। ठीक है, इससे पहले हमने एयर के बारे में पढ़ा था। हमने बार बार एक ही चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, अर्थ के कंपोनेंट्स के बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एयर आ जाएगा, हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो वाटर। तो आज हम वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना जो है अर्थ का सरफेस जो है कितना पानी से घिरा हुआ है, कितना पानी जो है वो पीने लायक है, फ्रेश वाटर जो है कितना परसेंटेज है, सलाइन वाटर कितना परसेंटेज है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम वाटर की बात करें, हमें पता है कि इवेपोरेशन कैसे होती है। इवेपोरेशन जब सन की जो रेज़ हैं उसकी वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो पानी है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर जो है वो हवा में जाते हैं, ऊपर जाते हैं। जब ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ऊपर जाके टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस हो जाएगा, जो पानी के ड्रॉप्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं वो भारी हो जाएंगे और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। भारी होने की वजह से वो नीचे गिरते हैं। तो किसी भी रूप में पानी का नीचे गिरना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो रेन की फॉर्म में गिरे, स्नो की फॉर्म में, स्लीट हो, ओले हो, हेलस्टॉर्म हो, कुछ भी हो, तो मतलब किसी भी रूप में पानी का गिरना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है ओशन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लैंड और लैंड से फिर मिल जाएगा वो ओशन में जाके। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, इट इज़ लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर जो घरों में लोगों ने बनाया होता है। ग्लास में, एक ग्लास के जार में छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ भी जो एक टेरेरियम की तरह है। ठीक है, क्योंकि जो पानी बहुत साल पहले कहीं, मान लीजिए कि जो पानी बहुत साल पहले कहीं किसी और जगह एग्जिस्ट करता था, हो सकता है कि आज वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। पानी जो है, ओशंस जो है, मान लीजिए पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, अगर वो पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, विंड से क्लाउड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बारिश करते हैं, बारिश से वो पानी नदियों के द्वारा फिर से जाके ओशन में मिल जाता है। तो एक तरह से पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह का पानी दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम इस पिक्चर की बात करें, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे KVS PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि जो वाटर ट्रांसफ़र है अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में, जो वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें से उन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस दी थी। उन्होंने प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, रन ऑफ, इवेपोरेशन, टेम्परेचर, विंड, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हमें पता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। तो जो मेन फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है वाटर का ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, दीज आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ। 4 फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली जो है वो ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि विंड और टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, पर जो अगर बेसिक हम फैक्टर्स की बात करें, इवेपोरेशन जो मेन फैक्टर्स हैं, क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन होगी तो क्या होगा, हमने ये भी पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड करती है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ती है, तो अपने साथ वो वाटर वेपर्स लेके जाती है। वाटर वेपर जब ऊपर पहुंचते हैं, क्या एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, वो कंडेंस हो जाएंगी, वो क्लाउड फॉर्मेशन कर देगी और भारी होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे गिरेंगी। नीचे गिरेंगी, किसी भी रूप में गिर सकती है, स्नो के रूप में गिर सकती हैं, ओले के रूप में गिर सकती हैं, बारिश के रूप में गिर सकती हैं, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब वो पानी नीचे गिरा, लैंड पे गिरा, तो क्या हुआ, वही पानी जाके फिर क्या हुआ, नदियों में मिला और नदियाँ जाके फिर से किस में मिल जाएंगी, ओशन में मिल जाएंगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये पूरा वाटर साइकिल बनता है कि जो पानी जहाँ से एवेपोरेट होके गया वही पानी क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है वो बनाते हैं। आगे हम थोड़ा सा अगर देखें तो होता क्या है, वही पानी जो है लेक्स में और ओशन में जाके मिलेगा। अब हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जो है लेक्स है, ओशंस हैं, थोड़ा सा अगर इसके अब हम मैप के ऊपर देखें तो हम डिटेल में इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, ये देखिए आप, द मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप एशिया देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के अगर ईस्ट की बात करें, यहाँ पे आते हैं स्टेपी जो ग्रासलैंड्स हैं सेंट्रल एशिया के, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है,
जो यूरोप के माउंटेन हैं, कौन से माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन्स जो है वो इसके वेस्ट की तरफ आते हैं। अब जो कैस्पियन सी है, हम बोल सकते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सी। अभी हम ये भी सोचेंगे कि इसका नाम तो कैस्पियन सी है, फिर हम इसको लेक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है वो लैंड से घिरी हुई है, ठीक है। इसका कोई भी पार्ट जो है वो ओशन में जाके जो नहीं मिलता, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेक, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक है ये। और अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो रशिया में है, उसका नाम है लेक बाइकाल, ठीक है, BAIKAL। लेक बाइकाल जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर हम बात करें। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक ग्रेट लेक्स करके जो है 5 लेक्स हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। इट इज़ द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स इन द अपर मिड ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कनाडा और USA के बॉर्डर पे ये जो हैं ये लेक्स हैं। कौन कौन सी लेक्स हैं अगर हम उनकी बात करें, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, एरी लेक, ओंटारियो एंड ह्यूरॉन। तो ये 5 लेक्स हैं, उनमें से जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी है इन 5 लेक्स में। इनको ग्रेट लेक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स की बात करें, तो आप इंडिया की बात करें तो ये है गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाइना से आती है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से एंटर होके कहाँ पे, आसाम से ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो उनके जो प्लेन्स हैं बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो हमेशा से पॉपुलेटेड रही हैं। वहाँ की जो ज़मीन होती है, लैंड है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है इसी वजह से, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो एक वो डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा है, बहुत फेमस डेल्टा है जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि वर्ल्ड की जो मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स थे उसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की बात करें, ये साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है कौन सी, अमेज़न रिवर। इसका बेसिन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है। अमेज़न रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। और अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो वो है अफ्रीका की नील नदी, जिसको हम नाइल रिवर कहते हैं। ये सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। तो मेन सा हमने देख लिया कि कौन सी। अब एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की जो है एक रिवर है यांगत्से रिवर, ठीक है। ये जो है एशिया की सबसे जो है बड़ी रिवर है, ठीक है। यांगत्से जो है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, ये चाइना में है, ठीक है। और एक और रिवर है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, हवांग हे जो है इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और इसको येलो रिवर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि चाइना की कौन सी रिवर को येलो रिवर के नाम से जानते हैं, हवांग हे जो है उसको येलो रिवर के नाम से जानते हैं। तो गाइज हमने थोड़ा सा देख लिया हमने इस मैप को कि जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे जो लगा हमें इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अगर बात करें पानी की बात करें, जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, वो कौन कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। पर अगर हम ओशन बॉडीज़ की बात करें, उनका जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्टी है, सॉल्ट कंटेंट है उसमें, उसको हम सैलाइन वाटर भी बोल सकते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और सॉल्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ किस किस तरह से जो है वो पानी डिस्ट्रीब्यूट है, फिर चाहे वो फ्रेश लेक्स में है, ओशंस में है, ग्राउंड वाटर है, या हम बोल सकते हैं ग्लेशियर्स हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखें। तो सबसे पहले सैलिनिटी क्या होती है। हम बोल रहे हैं कि जो ओशन वाटर है वो सैलाइन होता है। तो सैलिनिटी मतलब होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि अगर 1000 ग्राम पानी का है उसमें कितने ग्राम जो है वो सॉल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द सैलिनिटी। तो एवरेज जो सैलिनिटी होती है किसी ओशन वाटर की, दैट इज़ 35 ग्राम्स सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम जो है वो सॉल्ट होगा, दैट इज़ द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। तो उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। तो
एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो डेड सी है इज़राइल का जो डेड सी है उसकी जो सैलिनिटी है बहुत ज़्यादा है। इट इज़ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, कि 1000 जो पानी है 1000 ग्राम जो पानी है उसमें 340 ग्राम जो है वो सॉल्ट कंटेंट है। तो इतने ज़्यादा उसकी सैलिनिटी है, तो इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी होगी। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण क्या है, जो स्विमर्स हैं वो इसमें जो है वो डूबते नहीं है, वो ऊपर फ्लोट करते हैं। कि अगर आप उस पानी में जाओगे, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप ऊपर जो है पानी के ऊपर जो है फ्लोट करने लगोगे, तैरने लगोगे, उसमें जो है वो इजीली सिंक जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर 70% क्या है, वाटर है, और 30% क्या है, लैंड है। ठीक है, तो इस जो 70% में जो अगर हम बात करें 97.3% क्या है, ओशन वाटर है, मतलब सेलाइन वाटर है। तो इसका तो कोई यूज़ नहीं रहा क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, सेलाइन वाटर है। ठीक है, तो सेलाइन वाटर जो है वो होता कैसे है, जो इसकी सैलिनिटी है वो कहाँ से आती है, अगर इसकी बात करें, ये होता है कि जब बारिश होती है तो जो रॉक्स हैं, हमें पता वेदरिंग कैसे होती है, जो रॉक्स हैं जब उसके ऊपर बारिश होती हैं वो उसे टूटती हैं। तो बारिश की वजह से क्या होता है, जब वेदरिंग होती है तो जो मिनरल आयंस हैं वो जाके इस पानी में जाके मिल जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो भी रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या करती है, जो पानी है उसको एसिडिक बना देती है। तो जब ये सारा पानी जो है ओशन में जाके इकट्ठा होता है तो इतनी सारी जो है सॉल्ट्स और आयंस जब आके मिलते हैं तो वो पानी को क्या कर देते हैं, उसके सेलाइन बना देते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, 97.3% जो ओशन वाटर है। आइस कैप्स की बात करें तो ओनली 2.0%। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें 0.68% क्या है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, आगे फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो 0.009%, और इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स जो है वो 0.009। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं उसकी फॉर्म में अगर बात करें तो 0.0019%, और रिवर्स की बात करें तो इट इज़ 0.001%। तो आप देख सकते हैं कि जो रिवर है हमारे वर्ल्ड की, कितनी सारी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, अमेज़न, नाइल, कितनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो उसमें भी जो पानी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जितना पानी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ी सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, उसके माध्यम से जो है समझाने की कोशिश की हुई है कि, और इन सब से हमें ये पता चलता है कि पानी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम उसको जो है वाइजली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स है ये जो पानी है। ठीक है, अगर हम ओशन सर्कुलेशन की बात करेंगे, ओशन सर्कुलेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर हम लेक्स की तरफ देखें या रिवर्स की तरफ देखें, पानी जो है वो, अगर लेक्स की हम बात करें, पॉन्ड्स की बात करें, पानी स्टिल होता है वो, जब तक उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी या कोई और इंटरफेयर नहीं होगी, वो पानी जो है रुका हुआ रहेगा, स्टिल रहेगा। पर ओशन वाटर ऐसा नहीं होता, वो हमेशा मूव करता रहता है। किसकी वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो सन और मून है उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अर्थ जो रोटेट करती है उसकी वजह से, विंड की वजह से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओशन वाटर जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। तो इसकी अगर मूवमेंट की बात करें, ओशन वाटर की मूवमेंट की बात करें, 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। क्या होती है, वेव्स होती हैं, टाइड्स होती है और करंट होती है। 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं ओशन वाटर में, दैट इज़ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो बारी बारी से इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। 22 मार्च 22 को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों, टू कंजर्व वाटर, जो है पानी को बचाने के लिए। और अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में जो वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को, उसका थीम क्या था, तो इसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी वाटर क्राइसिस हो रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि 22 मार्च तो हो गया हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल क्या होता है, दैट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और 22 मई की अगर हम बात करें, 22 मई की अगर हम बात करें, तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो इम्पॉर्टेंट है, हम इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि मार्च में वाटर डे, और उसके बाद बिल्कुल एक मंथ के बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और उसके बाद फिर से 22 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो तीनों ये क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करते हैं 3 मोशंस जो हमने पढ़े, जो ओशंस में होते हैं, ओशन के सरफेस पे कौन कौन से, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। तो सबसे पहले वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वेव्स क्या होती हैं, व्हेन
अगर हम वेव्स की बात करें तो अगर आपने देखा है, सी को देखा है, ओशंस देखे हैं, तो जो पानी का जो सरफेस है, पानी जो है वो सरफेस के ऊपर क्या करता है, राइज करता है और फॉल करता है, एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे जाता है। अगर हम बीच पे जाके खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि अगर पानी जो है वो एकदम से ऊपर आएगा, ठीक है, अगर आप खड़े आपके पैरों को गीला करके फिर से वापस जो है वो पीछे चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली राइज करता है, फॉल करता है। और वेव्स जो है वो किसकी वजह से फॉर्म होती हैं, जब हवाएं चलती हैं ओशन सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है, वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है जो विंड है उसकी स्पीड कितनी है। तो जब बहुत ज़्यादा तूफान चलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो, और बहुत बड़ी जो वेव्स बनती हैं, और ये वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। कब हो सकती हैं डिस्ट्रक्टिव, जब अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओशन फ्लोर और जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर है उसके नीचे क्या है, प्लेट्स हैं, जिनको हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं। जब वो मूव करती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। जब मूव करने से क्या होता है, अगर अर्थक्वेक्स आता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो ओशन वाटर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो ज़्यादा ऊंची जो वेव्स जो है उठेंगी, जिनको हम सुनामी कहते हैं। तो ये 15 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं। और अभी तक जो लार्जेस्ट सुनामी मेज़र की गई है वो कितनी मीटर जो है वेव्स मेज़र की गई हैं, 150 मीटर तक। और ये वेव्स जो है बहुत स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं, 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब 700, एक घंटे में 700 किलोमीटर, इतनी स्पीड के साथ जो है वो मूव कर सकती हैं। तो 2004 में जो इंडियन ओशन में हमें पता है कि जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे इंडियन ओशन में क्या हुआ था, बहुत तेज़ी से सुनामी आया था, और इतना ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव था कि जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार हमें पता है बे ऑफ बंगाल में, अगर ये इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। हुआ क्या था, जो सुमात्रा है यहाँ पे, उसके जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, तो उसकी वजह से इतना तेज़ अर्थक्वेक आया था कि जो अंडमान और निकोबार है उसका एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो हमेशा के लिए पानी में डूब गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वो सुनामी थी। तो सुनामी जो है वो एक जैपनीज़ वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इनको हार्बर वेव्स भी कहते हैं। हार्बर क्या होता है, ऐसी जगह जो हमारे पास समुद्र के कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे जो शिप्स हैं उनको जो है रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, ताकि वो सी वेव से और बैड वेदर से उनको बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे सुनामी के बारे में थोड़ी सी एक जो है बताया गया है कि सुनामी जो 2004 में आया था 26 दिसंबर को, तो हुआ क्या था कि एपिसेंटर कहाँ था उसका, जो सुमात्रा, हमें जैसे अभी बात की, जो सुमात्रा है उसके जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पे इसका एपिसेंटर था। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था, 9 इसका मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल के ऊपर। हमने पढ़ा है कि 7 अगर रीडिंग होती है तो ही इतना डिस्ट्रक्टिव होता है, तो यहाँ तो 9 इसकी रीडिंग थी, मैग्नीट्यूड इसका 9 था। तो हुआ क्या था, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जो इंडियन प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, दैट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, और इसकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक आया। अब जो ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस हो गया, अबाउट 10 से 20 मीटर जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो उसमें जो है गैप बन गया, तो उस गैप को फिल करने के लिए जो ओशन वाटर था बहुत तेज़ी से उस गैप की तरफ गया, और उससे क्या हुआ, जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ से पानी जो है वो पीछे हट गया। आप समझ सकते हैं कि जो बीचेस हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, क्योंकि पानी जो है, सारा पानी एकदम से रश कर गया, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बीच में गैप बन गया था उसको फिलअप करने के लिए, तो जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ से पानी पीछे हट गया। तो एक तरह से ये एक मिरेकल था, बहुत लोग उस चीज़ को देखने के लिए खड़े हो गए कि क्या हो रहा है, क्यों ये पानी जो है वो पीछे जा रहा है। पर जब वहाँ पर वो गैप फिलअप हो गया तो ओशन वाटर जो है उतनी ही स्पीड के साथ, मतलब 700 to 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ वो वापस आया। पर और इसी वजह से क्या हो, कोस्टल एरियाज़ पे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होने की वजह से पानी जो है वापस आया, तो उसने जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस की, और अराउंड जो है 10,000 पीपल जो है वो उस वक्त जो है वो इसके अफेक्ट हो गए थे, मर गए थे, और 1 लाख से ज़्यादा घर जो है वो इसकी वजह से क्या हो गए थे, अफेक्टेड हो गए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों को, क्योंकि अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, और स्पेशली जो है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि 3 से 4 घंटे पहले जो है थोड़ी सी वार्निंग दी जा सकती है, ताकि लोग जो है वो ऊंची जगह पे चले जाएं, या जो सेफ साइड है वहाँ पे चले जाएं। तो ये हमने वेव्स के बारे में पढ़ा। आगे हम थोड़ा सा टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स क्या होती हैं, जो भी रिदमिकली राइज और फॉल होता है, जो सी लेवल है वहाँ पे दिन में 2 बार। और ये राइज और फॉल किसकी वजह से होता है, जो मून और सन है उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, या अर्थ हमें पता है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इनके वजह से क्या होता है, दिन में 2 बार जो है रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, दैट इज़ कॉल्ड टाइड। ठीक है, अब टाइड जो है
ऊंची भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। जब टाइड ऊंची होती है तो वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। इट इज़ लो व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो राइज एंड फॉल होता है टाइड्स का। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कैसे होता है, अगर हम उसको देखें, ये है सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, वो अपनी तरफ जो है उसको खींचेगा। तो पुल, जब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टाइड्स जो है बड़ी आएंगी, ठीक है। तो जब न्यू मून होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब न्यू मून होता है तो उस वक्त जो है सन, मून और अर्थ जो है वो एक ही लाइन में होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब फुल मून होगा, ये न्यू मून होगा, तो सन, मून और जो अर्थ हैं वो सेम लाइन में होंगे। इस तरह से हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं। सेम लाइन में होने की वजह से क्या होगा, अब सन भी ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मून भी ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वह टाइड्स क्या होंगी, हाई होंगी, ठीक है। और जब हमारे पास अर्थ बीच में है, सन और मून दूसरी साइड है, तो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, जो टाइड्स हैं वो ज़्यादा ऊंची जाएंगी, इसीलिए उनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। पर जब हमारे पास मून और सन जो है और अर्थ जो है वो एक लाइन में नहीं होते, क्योंकि मून जब वो अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो उस वक्त जो है वो डायगनिकली, अब ये हमारे पास अर्थ है, डायगनिकली जो है इस तरह से जो है वो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बनता है। तो सन इधर से ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और मून इधर से ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। पुल जो है ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स जो है वो लो होती हैं, छोटी होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं नीप टाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग टाइड्स कब होती हैं, जब टाइड्स ऊंची होती हैं, जब अर्थ और जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है तो स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और जब टाइड्स छोटी होती हैं, जब ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उनको कहते हैं नीप टाइड्स। तो ये था थोड़ा सा टाइड्स के बारे में। आगे हम ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है पानी में, ये हमारे पास ओशन है मान लीजिए, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, हम वर्टिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट तो हम पढ़ सकते हैं जो वेव्स और टाइड्स हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है पानी में उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये होती है। और जो हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट होती है किसकी वजह से क्रिएट होती है, हवा की वजह से, विंड्स की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, जो पानी में सॉल्ट कंटेंट है उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है, या जो ग्रेविटी है मून की उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो जो जनरली क्या होता है, जो करंट्स होते हैं वो या तो वार्म होते हैं या कोल्ड होते हैं। दो तरह के करंट्स होते हैं ओशन करंट्स, या तो वार्म होंगे या कोल्ड होंगे, ठीक है। अब जनरली जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो इक्वेटर के पास जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। क्यों होते हैं, हमें पता है ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो एरिया है इक्वेटोरियल एरिया जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। दोबारा से अगर हम इसको पढ़ें, ये हमारे पास इक्वेटोरियल एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो सन की रेज पड़ेंगी वो इक्वेटोरियल रीजन पे डायरेक्ट पड़ती हैं, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे स्लैंटिंग पड़ती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे ज़्यादा जो है सन की हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे वार्म ओशन करंट्स जो है वो ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्थ पोल, जो पोल्स हैं वहाँ पे। अब जो कोल्ड करंट्स है वो क्या करेंगे, दे कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। हमने ये भी पढ़ा है कि सर्कुलेशन कैसी होती है, ये पानी जब गर्म होगा, ठीक है, तो जो वार्म करंट्स हैं वो मूव करेंगे पोलर रीजन की तरफ, ठीक है, और जो पोलर रीजन से ठंडी वेव्स हैं वो जो करंट्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पास जो कोल्ड करंट्स होते हैं ओशियंस में उसको हम कहते हैं लैब्राडोर ओशियंस करंट, और जो गर्म होते हैं वार्म करंट्स होते हैं उसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। हम पिक्चर की हेल्प से इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हमारे पास है इक्वेटोरियल रीजन। अब यहाँ पे जो जनरेट हुई, जो हमारे पास वार्म करंट्स हैं, ये जो रेड वाले हैं वार्म करंट्स हैं, वार्म करंट्स जिनको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम्स कहते हैं। ये क्या करेंगे, गल्फ स्ट्रीम जो है वो जब पानी गर्म होगा तो सर्कुलेट करेगा, वो जाएगा पोल्स की तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास पोलर रीजन है वहाँ से जो ये करंट्स हैं जिनको हम कहते हैं लैब्राडोर ओशन करंट्स, वो क्या करेंगे, वो किसकी तरफ आएंगे, वो आएंगे इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, ठीक है। तो जहाँ पे आके ये दोनों करंट्स मिलते हैं, ठीक है, ये जहाँ पे आके दोनों करंट्स मिलते हैं
उसको हम वहाँ पे जो है फिशिंग ग्राउंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रीज़न बन जाता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, जहाँ पे वार्म करंट्स होंगे ऑब्वियसली वहाँ जो आसपास लैंड होगा वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, क्योंकि जहाँ पे गर्म और ठंडे पानी के करंट्स आके मिलेंगे वहाँ पे जो है वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्राउंड प्रोवाइड होता है। और जो जापान की अगर हम बात करें या जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अगर हम जापान की बात करें और जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो वार्म और कोल्ड करंट्स आके मिलते हैं, जिसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, और लाब्राडोर जो है वो आपस आके मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडियल लोकेशन बनती है फिशिंग के लिए, ठीक है। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड अ कोल्ड करंट मीट और आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। एक चीज़ और होती है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में आके मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी सिचुएशन होती है, तो जो शिप होते हैं उनकी नेविगेशन के लिए, उनके पथ प्रदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का चैप्टर। थोड़ी सी अगर हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, हमने पढ़ा था फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्लीट और स्नो, पानी का किसी भी रूप में गिरना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशन और लेक्स और रिवर्स, जो भी वाटर ट्रांसफर हो रहा है किस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन होगी, या जो भी अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जो वेव्स हैं वो कितनी ऊंची होंगी या नीचे होंगी, या स्पीड ऑफ विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर की जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर, तो वो डिपेंड करती है जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का और मून का उसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर जो अर्थ की रोटेशन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड, टाइड्स क्या होती हैं, हमें पता है जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, दैट इज़ कॉल्ड टाइड्स। और टाइड्स जो है वो किस तरह से जो है वो बनती हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ की जो रोटेशन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर ओशन करंट्स, ओशन करंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा कि ओशन करंट्स जो होते हैं दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चंस, आगे देखते हैं हम। गिव रीजंस, यहाँ पूछा इन्होंने वाई द ओशन वाटर इज सॉल्टी, क्यों होता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। सैलिनिटी इज कॉज्ड बाय द रेन वॉशिंग मिनरल आयंस फ्रॉम द लैंड इनटू वाटर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हवा से वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है और पानी को एसिडिक बना देती है। या जो भी वेदरिंग होती है पानी की वजह से जो रॉक्स होती हैं उनको जो मिनरल्स होते हैं वो आयंस के रूप में बदल जाते हैं, और जब एक साथ वो इकट्ठे होते हैं सी में तो वो सैलिनिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरोइंग, क्यों पानी की क्वालिटी है वो जो खराब होती जा रही है, क्योंकि हम जो है उसमें पॉल्यूटेंट्स जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उनका जो वेस्ट निकलता है उसको जब बिना ट्रीट किए पानी में मिलाया जाता है तो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहता, और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, और पानी जो है जो रूट्स हैं पेड़ की वो पानी को जो है वो उसको बाइंड अप करके रखती हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी जो है वो कैसे अब्जॉर्ब होगा और जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता जाएगा। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इज फॉर्म्ड एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर इन लैंड, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर, जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं, इक्वेटर, हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो है सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो वार्म करंट्स हैं वो इक्वेटर के आसपास जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे, इस क्या होता है, दिन में 2 बार जो है रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, दैट इज कॉल्ड टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कैस्पियन सी, ये हमने पीछे पढ़ा था, कैस्पियन सी क्या है, इसको हम अगर मैच करें इट इज़ द लार्जेस्ट लेक, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइड, टाइड क्या होता है, इट इज़ द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, तो टाइड जो है वो इसके साथ मैच होगा। नेक्स्ट इज सुनामी, सुनामी क्या होता है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सीज्मिक वेव्स, ठीक है, तो ये सी के साथ मैच होगा। और ओशन करंट्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर
मूविंग अलॉन्ग डेफिनेट पाथ, तो ये सीधे जो है वो डायरेक्टली मैच होंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये वाटर के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिटेल में आपको जो है इसको समझना पड़ेगा, चीज़ें जो है लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।